चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, उस दौर में जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये कहानी है टकराव की, नए नए आविष्कारों की और उस जबरदस्त महत्वाकांक्षा की जिसने प्राचीन भारत के पहले महान साम्राज्यों को गढ़ा था। बड़ा सवाल है ना? मतलब कोई समाज एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले कबीलों से उठकर एक संगठित, एक ताकतवर राज्य कैसे बनता है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस बदलाव को मुमकिन बनाती हैं? बस यही सवाल आज की हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र है। तो ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बदलाव से। और देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये लगभग 900 साल तक चली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसने समाज की पूरी बुनियाद ही बदल कर रख दी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1500 ईसा पूर्व में समाज कैसा था? कबीलों में बटा हुआ, जो ज्यादातर एक जगह टिककर नहीं रहते थे। मतलब लोगों की पहचान जमीन से नहीं, अपने कबीले से थी। लेकिन फिर 900 साल आगे आइए, 600 ईसा पूर्व तक, और तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब हमारे सामने बड़े बड़े राज्य हैं जिनकी अपनी सीमाएं हैं, टैक्स वसूलने का सिस्टम है और परमानेंट सेनाएं हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो सवाल ये है कि इन 900 सालों में आखिर हुआ क्या? इस बदलाव को समझने के लिए ना, ये एक शब्द बहुत जरूरी है, जनपद। जन का मतलब है कबीला और पद का मतलब है पैर रखना। यानी वो जमीन जहां एक कबीले ने आकर अपने पैर जमा लिए, जहां वो बस गया। ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब लोग सिर्फ एक कबीले के मेंबर नहीं थे, बल्कि एक खास इलाके के, एक खास जमीन के रहने वाले थे। और बस यहीं से राज्य बनने का आइडिया शुरू। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे बदलाव को कह सकते हैं रफ्तार देने वाला एक ही कैटलिस्ट था, और वो था लोहा। ये उस जमाने की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी जिसने खेती से लेकर जंग तक सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कैसे हुआ, वो बहुत शानदार है। सोचिए, लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। मतलब खेती के लिए ज्यादा जमीन मिली। फिर आए लोहे के हल, जो जमीन में ज्यादा गहरी जुताई कर सकते थे। नतीजा, फसलें पहले से कहीं ज्यादा होने लगी। जब खाना जरूरत से ज्यादा हुआ तो आबादी बढ़ी और शहर बसने लगे। और हाँ, लोहे के बेहतर हथियारों ने सेनाओं को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया, जो अब दूसरे इलाकों पर कब्जा करने निकल पड़ी। तो इस सामाजिक और तकनीकी बदलाव का नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल मैप। अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां कई ताकतवर राज्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, मुकाबले के लिए तैयार। ये था उस समय का राजनीतिक अखाड़ा। लगभग 500 ईसा पूर्व तक आते आते भारत में 16 बड़ी ताकतें उभर चुकी थीं, जिन्हें कहा जाता था महाजनपद। इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये पूरे उपमहाद्वीप में फैले थे। उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूरब में अंग तक, और हर कोई दूसरे से बड़ा बनना चाहता था। एक जबरदस्त कंपटीशन का दौर था ये। अच्छा, इन महाजनपदों में ना 2 तरह के सिस्टम चल रहे थे। ज्यादातर तो राजतंत्र थे, यानी जहां एक राजा का शासन होता था, जैसे मगध, कोसल और अवंती में। लेकिन कुछ गणराज्य भी थे जिन्हें गण संघ कहते थे, जैसे वज्जी और मल्ल। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि बड़े बड़े ताकतवर परिवारों के मुखिया मिलकर एक काउंसिल में फैसले लेते थे। एक तरह की एरिस्टोक्रेसी थी ये। तो 16 शक्तिशाली राज्य सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इस रेस में आखिरकार एक ही विनर बना, और वो था मगध। तो सवाल ये उठता है कि मगध के पास ऐसा क्या खास था जो बाकियों के पास नहीं था? उसकी जीत की वो सीक्रेट रेसिपी क्या थी? ये नक्शा देखिए, ये मगध की पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए कैसे ये एक छोटे से राज्य के तौर पर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे अपने पड़ोसियों जैसे अंग, काशी और कोसल को एक एक करके अपने में मिलाता गया और एक विशाल साम्राज्य बन गया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी लंबी चली स्ट्रैटेजी का नतीजा था। तो वो सीक्रेट रेसिपी क्या थी? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। पहला, उसकी लोकेशन, यानी उसका भूगोल। दूसरा, उसके पास मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज। तीसरा, उसकी मिलिट्री में एक ऐसा इनोवेशन जो किसी और के पास नहीं था। और चौथा, ऐसे राजा जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। चलिए पहले इंग्रेडिएंट को देखते हैं, भूगोल। मगध गंगा के बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मैदानों में था। इसका सीधा मतलब था खाने की कोई कमी नहीं।
ऊपर से गंगा और सोन जैसी बड़ी नदियां व्यापार के लिए हाईवे का काम करती थीं और दुश्मनों से एक नेचुरल किले की तरह बचाव भी करती थीं। और तो और उनकी राजधानियां, पहले राजगृह जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी और बाद में पाटलिपुत्र जो नदियों से घिरा था, लगभग अभेद्य थी। अब बात करते हैं मगध के सीक्रेट वेपन की, युद्ध हाथी। जी हाँ, मगध के पास के जंगलों में हाथी बहुत थे और मगध के राजाओं ने सबसे पहले उन्हें बड़े पैमाने पर जंग में इस्तेमाल करना शुरू किया। जरा सोचकर देखिए, दुश्मन की सेना पैदल सैनिकों और घोड़ों से लड़ रही है और उनके सामने अचानक से हाथियों की एक जीती जागती दीवार आ जाए। ये प्राचीन दुनिया के टैंक थे जो दुश्मन की लाइनों को रौंदते हुए निकल जाते थे। लेकिन देखिए, सिर्फ मिलिट्री पावर से काम नहीं चलता। मगध की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। खुदाई में मिली ये खास तरह की पॉलिश वाली मिट्टी के बर्तन और भारत के कुछ सबसे पुराने सिक्के, जिन्हें पंचमार्क्ड सिक्के कहते हैं, ये सब इस बात का सबूत हैं कि मगध में व्यापार फल फूल रहा था, शहर बढ़ रहे थे और एक मजबूत इकोनॉमी थी। और यही इकोनॉमी इतनी बड़ी सेना का खर्च उठा सकती थी। और हाँ, इन सब के ऊपर थी सही लीडरशिप। मगध को एक के बाद एक कई जबरदस्त और महत्वाकांक्षी राजा मिले। बिंबिसार ने शादियों और जंग से साम्राज्य की नींव रखी। उसके बेटे अजातशत्रु ने कोसल और वज्जी जैसे सबसे बड़े दुश्मनों को हराया। और बाद में शिशुनाग और फिर नंद वंश ने तो इस साम्राज्य को भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बना दिया। नंद वंश के टाइम तक मगध की ताकत का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख पैदल सैनिक। इसके अलावा हजारों घुड़सवार और हजारों युद्ध हाथी। उस जमाने में पूरी दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी और इस ताकत के किस्से दूर दूर तक भारत के बाहर तक पहुंच रहे थे। तो जब मगध भारत के अंदर एक ऐसी ताकत बन रहा था जिसे कोई हरा नहीं सकता, तब सरहदों के पार से कुछ नई नजरें इस पर पड़ रही थीं। भारत की दौलत और मगध की शोहरत ने विदेशी ताकतों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था। उत्तर पश्चिम में एक नई चुनौती दस्तक दे रही थी। सबसे पहले आए फारसी। उस वक्त के सुपर पावर एकेमिनिड साम्राज्य ने लगभग 500 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों जैसे गांधार पर कब्जा कर लिया और उसे अपने विशाल साम्राज्य का एक सूबा बना लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये पहली बार था जब एक बड़ी विदेशी शक्ति ने भारतीय जमीन पर अपना कंट्रोल स्थापित किया था। और फिर लगभग 200 साल बाद एंट्री होती है इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में से एक की, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान। पूरे फारसी साम्राज्य को रौंदते हुए उसकी यूनानी सेना 326 ईसा पूर्व में पंजाब तक आ पहुंची। एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पूरी दुनिया जीतने निकला सिकंदर भारत में ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सालों से लड़ते लड़ते थक चुके उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया और उन्हें डराया था मगध की नंद सेना की कहानियों ने, वही 2 लाख सैनिकों वाली सेना। मतलब मगध की सिर्फ शोहरत ने, उसकी रेप्यूटेशन ने ही उसे उस विजेता से बचा लिया जिसे तब तक कोई नहीं रोक पाया था। तो इन विदेशी हमलों का आखिर असर क्या हुआ? पहली बात तो ये कि इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक कमजोरी को सबके सामने ला दिया, जहां छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। लेकिन इन हमलों ने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार और कल्चर के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। विचारों का, कला का एक नया लेन देन शुरू हुआ। और सबसे जरूरी बात, सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम में एक पावर वैक्यूम बन गया, एक खाली जगह, एक खाली सिंहासन जिसे भरने के लिए अब कोई आने वाला था। और यहीं पर हम आज की बात को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या इन विदेशी आक्रमणों ने भारत को कमजोर किया, या फिर उन्होंने अनजाने में एक ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक नए हीरो के लिए स्टेज तैयार कर दिया और भारत के पहले सच्चे और महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? इस पर सोचिएगा जरूर।